तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हमारा अगला प्रयोग है, उस प्रयोग को हम लोग अच्छे से इसमें क्लियर करेंगे। एक प्रयोग और बचेगा, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये छोटा सा प्रयोग है, ज़्यादा इसमें जो है थोड़ी सी बातें हैं समझने वाली, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो इस प्रयोग का नाम क्या है भैया? रूपांतरण जो सिद्धांत है इसका जैव रासायनिक विश्लेषण। इस प्रयोग का नाम क्या है? रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत जो है, जो रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण है, इसको दिया था हमारे वैज्ञानिक एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम थे? एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी नामक जो है साइंटिस्ट ने कौन से सन में दिया था? 1944 में, सन 1944 ईस्वी में दिया था। कौन कौन से वैज्ञानिक ने? एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने। कौन सा प्रयोग था? जो हमारा रूपांतरण सिद्धांत था उसका जैव रासायनिक विश्लेषण, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने 1944 में इस रूपांतरण सिद्धांत, जो हमारा रूपांतरण सिद्धांत फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था, उसी पहले वाले प्रयोग को इन्होंने रूपांतरण सिद्धांत को दोहराया, यानी इसका प्रयोग जो है 2 बार किया। दूसरी बार इन्होंने इसको दोहराया। उस प्रयोग को फिर से इन तीनों वैज्ञानिक ने एक साथ किया और उसमें उस पदार्थ को क्या नाम दे दिया इन्होंने? डीएनए साबित किया। कहा कि जिस वजह से वो उनकी डेथ हो रही थी चौथे वाले चरण के अंदर, उसमें डीएनए जो है जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जो हमारे R2 वाले बैक्टीरिया थे, इनके ऊपर ये R2 वाले किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाते थे, जबकि हमारे S3 वाले बीमारी फैलाते थे। तो कहा जा रहा था, कहा गया कि R2 में से जो डीएनए है, जो पदार्थ है, वो निकलकर, या S3 जो हमारे मरे हुए थे, तो S3 में से मरे हुए S3 से हमारे डीएनए निकलकर चले गए किसके अंदर? R2 के अंदर। और जिससे R2 वाले हमारे बदल गए किसमें भैया? R2 वाले बदल गए S3 में। तो S3 वाले बीमारी करते थे, इसलिए उनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। चूहे की मृत्यु हो गई थी न्यूमोनिया से। तो S वाले बैक्टीरिया हमारे मरे हुए थे और R2 वाले कैसे थे? हमारे लिविंग थे। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये साबित कर पाए कि डीएनए है, कि आरएनए है और प्रोटीन है। तो पहले वाले प्रयोग में, रूपांतरण सिद्धांत में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बात बता दी थी कि कुछ ना कुछ तो है, या तो वो डीएनए हो सकता है, नंबर 1 बात बताई थी, या बताई थी कि नंबर 2 पर बात, या तो वो आरएनए हो सकता है, या बताई थी नंबर 3 पर बात प्रोटीन हो सकती है। कहा था इन तीनों में से कोई एक केमिकल होगा, और इस केमिकल को नहीं बता पाए थे कि इन तीनों में से वो कौन होगा, लेकिन ये बात जरूर बता दी थी कि इन तीनों में ही कोई एक होगा। फिर कौन से चरण पर इन्होंने निकाला था? चौथा चरण। और चौथा चरण के अंतर्गत कौन सा था हमारा? S3 वाले कैसे थे? हमारे हीट किल्ड थे, हीट किल्ड थे यानी मरे हुए थे। और प्लस में R2 वाले कैसे थे? हमारे लिव स्टेट में थे, लिविंग स्टेट में। जब इनको एक साथ मिलाकर इंजेक्ट किया गया, डाला गया किसके अंदर? तो जो हमारा माउस था, जो चूहा था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, डेथ हो गई। लेकिन कहा गया था कि R2 वाला जब अकेले डाला जाता है लिव, तो चूहा नहीं मरता है, जीवित रहता है। S3 वाला जब अकेले डाला जाता है तब भी चूहा नहीं मरता। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर डाला गया तब चूहे की मृत्यु क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह को बताने के लिए इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिक ने इस नियम को क्या किया? इस प्रयोग को फिर से दोहराया, और दोहराने के बाद बताया कि इन तीनों में से जो निकल कर जा रहा है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में से कौन है? डीएनए है। अब इस बात को समझते हैं, इस प्रयोग को कैसे इन्होंने किया। पहले समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज इसकी अच्छे तरीके से हम बोल देंगे। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो कहा इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था? रूपांतरण सिद्धांत में R2 वाला बैक्टीरिया लिया था। यहाँ पर हम जगह बना ले रहे हैं।
R2 बैक्टीरिया जो था वो उसके अंदर दो खासियत होती थी कि इसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती थी, यानी म्यूकस की कवरिंग नहीं होती थी, और दूसरा ये कैसा होता था, अनुग्र। अनुग्र का मतलब बीमारी नहीं फैलाता था, बीमारी को नहीं फैलाता था। S3 वाले की भी दो खासियत थी, ये इसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग पाई जाती थी और ये होता था उग्र। उग्र का मतलब ये बीमारी को फैलाता था, ये बात बीमारी को फैलाता था। अगर लेकिन इसको हमने मार दिया, यानी ऊष्मा देकर इसको किल कर दिया, हीट किल कर देंगे तो ये हो जाएगा खत्म, तो बीमारी नहीं फैला पाएगा, यानी इसका ये वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म, जब स्त्री को हम लोग मार देंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली इस तरीके से, आप लोग समझते रहिएगा, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर R2 बैक्टीरिया डाल दिए। ये मान लीजिए उसका DNA हो गया, दिख रहा होगा आपको, या बड़ा बना ले बताइए तो, ये R2 वाला हो गया, और उसके अंदर डाल दिए इन्होंने S3 वाले, और S3 के ऊपर पाई जाती थी कवरिंग, तो ये हमने कवरिंग बना ली, और इसके अंदर होता था हमारा DNA, और इसके अंदर इन्होंने अपना मीडियम भर दिया, कल्चर भर दिया, यानी खाने पीने की चीज़ें भर दी, जीवाणु को खाने पीने वाली। ये S3 हो गया और ये R2 हो गया। और R2 वाला बीमारी नहीं फैलाता था, S3 वाला बीमारी फैलाता था। दूसरी बात, S3 को इन्होंने यहाँ पर मार दिया, इसलिए S3 वाला भी बीमारी नहीं फैला सकता। R2 वाला तो पहले से ही बीमारी नहीं फैलाता था। S3 वाला इसलिए बीमारी नहीं फैला सकता क्योंकि इसको हमने मार दिया, हीट किल्ड कर दिया, उष्मा देकर इसको मार दिया। अब हुआ क्या, जैसे इस कल्चर में डाला गया इसको, तो S3 के अंदर कुछ था, S3 के अंदर कोई एक केमिकल था जो इस केमिकल को निकलकर यहाँ से इसमें आ गया, R2 के अंदर घुस गया। S3 वाले से कुछ केमिकल निकलकर कहाँ चले गए, R2 के अंदर घुस गए, R2 के अंदर प्रवेश कर गए। अब कहा कि ये केमिकल हमारा DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकती है। कहा कि इन तीनों में से कोई तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब ये कैसे पहचाने कि S3 में से R2 के अंदर DNA गया कि RNA गया कि प्रोटीन गया, बात को भैया अच्छी तरीके से समझिए। अब ये कैसे पहचाने कि S3 के अंदर से DNA या RNA या प्रोटीन में से R2 के अंदर कौन चला गया, तो आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा, डाइजेशन वाले चैप्टर में 11th में पढ़ाया गया होगा आपको कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हमें DNA को ख़त्म करना है तो DNase एंजाइम की आवश्यकता होती है, अगर RNA को ख़त्म करना है तो RNase नाम की एंजाइम की आवश्यकता होती है, अगर हमें प्रोटीन को ख़त्म करना है तो प्रोटीएज नाम के एंजाइम की आवश्यकता होती है। और जैसे ही ये केमिकल यहाँ से यहाँ गया, R2 वाला बदल गया S3 के अंदर, और S3 वाला क्या करता है, बीमारी को फैलाता है, और बीमारी फैलने के कारण चूहे की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। ये रीजन निकाला इन वैज्ञानिक ने, और जो ये रीजन निकाला ये एकदम सही था। लेकिन ये कैसे पहचाने कि S3 से R2 के अंदर जा कौन सी चीज़ रही है, DNA जा रहा है कि RNA की प्रोटीन। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, इन तीनों वैज्ञानिकों ने बारी बारी से इन तीनों एंजाइम्स को इस मीडियम के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। अगर मान लीजिए हमने सबसे पहले प्रोटीन डाली, प्रोटीन अगर हम कहते हैं कि ये यहाँ से जो चीज़ इसमें जा रही है वो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन जा रही है, अगर इसमें हम लोग प्रोटीएज नाम का एंजाइम डाल देंगे तो ये प्रोटीएज इसको क्या कर देगा, ख़त्म। जब प्रोटीएज इसको ख़त्म कर देगा तो R2 में कुछ भी नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं RNA जा रहा है, तो RNA अगर जाएगा तो RNA वाला डाल देंगे तो RNA को भी ये कर देगा ख़त्म।
और हमारा ये इसके अंदर केमिकल नहीं जा पाएगा। अगर हम कह रहे हैं अगर ये डीएनए जा रहा है और अगर डीएनए जा रहा है तो डीएनए डालेंगे और डीएनए डालने पर अगर इसमें ये R2 वाला S3 में नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि हाँ डीएनए भी नहीं हो सकता है। जब इसके अंदर प्रोटीन के लिए प्रोटीएज और आरएनए के लिए आरएनएज नाम के एंजाइम इसके अंदर डाले गए, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम डाले गए? 2, प्रोटीन और आरएनए के लिए आरएनएज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। जब डाला गया कौन कौन से एंजाइम? आरएनएज और प्रोटीएज। जब ये दोनों एंजाइम इसके अंदर डाले गए तो ये क्रिया चलती रही, यानी इसका मतलब ये है कि आरएनएज और प्रोटीएज इसके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यही तो है भैया, अगर एंजाइम हम डाल रहे हैं और वो एंजाइम कार्य कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो जा रहा है वो इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, इसीलिए तो ये R2 वाला S3 में बदल रहा है। लेकिन दूसरे पहले केस में हमने ये डाला, अब दूसरे केस में क्या किया गया? दूसरे केस में डीएनएज एंजाइम डाला गया और जैसे ही डीएनएज एंजाइम इसके अंदर डाला गया, S3 के अंदर से जो R2 में जा रहा हुआ वो नहीं गया और R2 वाले S3 में नहीं बदल पाए। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि जरूर ही S3 में से R2 में जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? डीएनए। और ये साबित कर दिया इन्होंने कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी वंशागत होता है, एक वंश से दूसरे वंश में जो पदार्थ जा रहा है, अनुवांशित हो रहा है, उस पदार्थ का नाम या वो पदार्थ कौन है? डीएनए ही वो पदार्थ है। तो हमारे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। अब ये सब चीजें हो गई समझने के लिए। अब इसके बाद हमें इसे लिखना कैसे है वो देख लेंगे। हम एक बार बोले दे रहे हैं अच्छी तरीके से, आप अपने शब्दों में जो हम बोल रहे हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे लिखा है हेडिंग तो यही पड़ी रहेगी ये बात, तो यहाँ तक आपको लिखना है रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक विश्लेषण। एवरी मैक्लियॉड मैककार्टी ने सन 1944 में रूपांतरण सिद्धांत को दोहराया और उस पदार्थ को डीएनए साबित किया। इस प्रयोग में R2 जीवाणु पर म्यूकस नहीं पाया जाता था तथा ये क्या होते थे? ये अनुग्र होते थे, तथा S3 वाले बैक्टीरिया पर जीवाणु पर म्यूकस पाया जाता था और ये उग्र होते थे। ऐसे ही लिखते रहिए। जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस हीट किल्ड S3 जीवाणु को तथा जीवित R2 जीवाणु को डाला गया और उसमें आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डालने पर R2 वाला S3 में बदल रहा था। लेकिन जब हमने डीएनए वाला एंजाइम यानी डीएनएज एंजाइम डाला तो R2 वाला S3 में नहीं बदल रहा था। इसका अर्थ ये होता है कि R2 वाला बैक्टीरिया S3 वाले बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित डीएनए के कारण या S3 में बदल रहा था, जो चूहों के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर रहा था, जिससे चूहे हमारे मृत हो जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो जा रही थी। तो फिर से बोले देना है इसको कैसे लिखना है। यहाँ तक तो आपको वैसे ही लिखना है जैसे लिखा है बोर्ड पर, ऐसे लिख लीजिए। अब जो नया लिखना है वो कैसे लिखना है कि एक परख नली के अंदर जीवित R2 तथा हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया को डालने पर तथा उस कल्चर मीडियम के अंदर आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डालने पर R2 वाले S3 में बदल रहे थे और चूहे की मृत्यु हो रही थी। लेकिन जब डीएनएज नाम का एंजाइम परख नली में डालते हैं तो R2 वाला बैक्टीरिया S3 में नहीं बदलता है और चूहे की मृत्यु नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि S3 वाले बैक्टीरिया से R2 वाली बैक्टीरिया में डीएनए ही जा रहा था और आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही है। अब ये बात हम लोगों ने जान ली। इसके बाद एक प्रयोग और बचा है, उस प्रयोग को हम लोग अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आगे मिलेंगे नए प्रयोग के अंदर।